या इन कंडक्शन हमने क्या डिस्कस करा था, ये सॉलिड में होता है और Q का फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला कितना आया था, KA T1 माइनस T2 टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। फिर हमने हीट करंट H पढ़ा था बच्चा लोग, क्या पढ़ा था, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, राइट। ये हीट करंट था, है ना। ये गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, हमने इतना डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, बोलिए, और क्या डिस्कस किया था हमने, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। अगर हम दो यस मैम, ऑब्जेक्ट करंट को का एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सीरीज में आएगा, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाता है, R का वैल्यू था L का थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन एरिया। पर अगर उसको एक दूसरे के एडजेसेंट में ऐड करते हैं लाइक दिस, तो दिस इज अ पैरेलल केस, राइट एवरीवन। यहाँ पे क्या होता है, R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R1 प्लस R2, राइट, ये होता है। और आपको पता है R का वैल्यू, हमने एक प्रॉब्लम भी करी थी K1 K2 लेकर, K1 K2 का इसमें कितना आया था, K इक्विवेलेंट आया था K1 प्लस K2 बाय 2 आया था, राइट, ठीक है ना। यस यस मैम। उसका आंसर 4 था। क्या विवेक, उसका आंसर मैम 4 था ना, जो आपने क्वेश्चन कराया था। हाँ उसका आंसर 4 था, ठीक है। फिर हमने रेडिएशन थोड़ा स्टार्ट किया था, हमने रेडिएशन में बोला था कि जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सब इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट इमिट भी करता है और क्या करता है बच्चा लोग, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब भी करता है। तो उसके लिए 3 कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर, जैसे अभी हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लेते हैं समर का टाइम है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ठंडा है ना, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इमिशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से कम होगा, जैसे कि अभी सोच लो विंटर का टाइम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, अभी 10 के लगभग है या फिर उससे भी कम है ना। अभी टेम्परेचर कितना है, 10 यस डिग्री मैम, सेल्सियस। तो इस वक्त ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इमिट ज्यादा करेगा, उसका इमिशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एक तीसरा चीज होता है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल है तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन तीनों क्या होते हैं, सेम, सेम हो जाते, इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों सेम हो जाते, ठीक है, ओके। किसी को यस डाउट, मैम, ये हमने डिस्कस कर लिया था ना लास्ट क्लास में। यस मैम, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर बोलो या फिर आप एब्जॉर्प्टिव पावर डिस्कस किया था। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, जैसे कि मानो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से देयर आर 10 नंबर ऑफ रेडिएशन इसमें फॉल कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस रेडिएशन को या तो अब्सॉर्ब कर लेगा या तो रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो मान लेते हैं हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इस ऑब्जेक्ट ने आपका 4 रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया, क्या किया, 4 रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया। तो आप एब्सॉर्प्टिव पावर डिफाइन करते हो क्या, नंबर ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब, नंबर ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड divided by total number of radiation falling, total number of radiation falling on it, ठीक है। क्या होगा बताओ, अभी हमने जो वैल्यू ली है उससे लिख सकते हैं 4/10 कितना आ रहा है बताओ, 0.4। तो ए आपका, इसको ए से दिखाते हैं 0.4 भी बोलो या 2/5 भी बोलो, दोनों करेक्ट है ना। यस मैम। इसका ए का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है बताओ, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल, अगर एक भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो 0।
ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 मैम ए क्या है? ए को हम एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ए जो है उसके वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 1 to से 1 लेके 0 to 1 0 to 1। अगर सारा रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया? वो ए इक्वल्स टू 1। अगर एक भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो 0। उसका एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी मटेरियल का कितना होता है? 0 to 1, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम नहीं। अब आते हैं हम अपने प्यारे से टॉपिक ब्लैक बॉडी पे। किस पे आते हैं? ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है? जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्लैक बॉडी बॉडी। जिसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। क्या चाहिए विवेक आपको? लास्ट बोथ स्लाइड। व्हाट डू यू वांट विवेक? आप ये मुझे एस समझ नहीं आ रहा, आप एग्जैक्टली बोलो क्या चाहिए, ठीक है। मैम स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, इसका चाहिए? ये तो पहले से पता है। यस मैम ओके, इसका चाहिए? यस मैम ले लिया? यस मैम ओके, इसका ले लिया? ओके, आगे बढ़ो। स्क्रीन अभी आई नहीं है थर्ड वाली। अच्छा, आई नहीं है। यस मैम आ गई। ओके, ले लिया आपने? यस मैम ओके, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, मतलब इस पे जितना रेडिएशन फॉल करेगा ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो हम ब्लैक बॉडी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज एन आइडियल बॉडी। ये कैसी बॉडी है? आइडियल बॉडी है। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज एन आइडियल बॉडी। ओके, इट इज एन आइडियल बॉडी, ठीक है। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। विच एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। इस पे जितना भी रेडिएशन फॉल कर रहा है सब एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या नहीं? यस मैम यस। यस मैम इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अभी ब्लैक बॉडी बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसका एक और प्रॉपर्टी होता है जीरो रिफ्लेक्टेंस। जीरो रिफ्लेक्टेंस मतलब इस पे जो कुछ भी पड़ेगा ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। एक और प्रॉपर्टी होती है जीरो ट्रांसमिटेंस, मतलब ये बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है बच्चा, आपने मिरर वरर पे देखा होगा, एक लाइट फॉल करती है फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। पर ब्लैक बॉडी में जो कुछ भी आएगा सब ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करने वाला, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम ओके, ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी ही क्यों बोलते, ब्लैक वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लैक कलर आपको पता है इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, राइट। ब्लैक कलर क्या होता है? बोलते हैं कि विंटर में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, सॉरी उल्टा बोलते हैं, समर में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बोलते हैं डार्क कलर नहीं पहनने चाहिए समर में, ब्लैक तो स्पेशली नहीं पहनने चाहिए बिकॉज इससे Yes. और गर्मी लगती है, बिकॉज ब्लैक कलर सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, है ना। तो ब्लैक बॉडी का एक क्वेश्चन आता है, क्या ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होता है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। यस, लोअर टेम्परेचर पे इसका कलर ब्लैक जरूर होता है, लोअर टेम्परेचर पे इसका कलर ब्लैक होता है। पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका कलर चेंज होता जाता है। क्या होता है? कलर चेंज होता है, ठीक है। रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ब्लूइश होता है। आपको पता है ये कैंडल का फ्लेम के बारे में पढ़ा होगा, हायर टेम्परेचर पे ये ब्लू कलर हो जाता है। यस मैम यस, वैसे ही उसके इसका बाद यस, मैम के मैम शायद पिंक भी हो जाता है ना कुछ हाँ केसेस में। कहीं होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी पूरा याद नहीं कैसे कैसे कलर चेंज होता है, बट याद रखना लोअर टेम्परेचर पे ब्लैक हो जाता है और लास्ट में शायद ब्लूइश हो जाता है, ठीक है।
एक बार मुझे पूरा ट्रांजिशन बीच का नहीं याद है, एनीवे इट्स नॉट दैट मच ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इतना जानना है कि ये हमें जानना है कि लोअर टेम्परेचर पे इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है क्लास? 1. 1। जितना इसमें फॉल करेगा उतना ये एक्सेप्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया कि इंटेंसिटी वर्ड सुना है आप लोगों ने? इंटेंसिटी, ओहो क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी वर्ड सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. ठीक है। फिजिक्स में इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी फॉलिंग ऑन अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। किसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं चलो, ठीक है। अभी बोल रहे एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत सारा हीट को इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है, निकालता है कि नहीं? Yes, ma'am. यस। अच्छा एक चीज और, क्या एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि ब्लैक बॉडी सर एब्जॉर्ब करता है, तो क्या ये इमिट भी करता है क्या? No, ma'am. करता है, इमिट करता है। यस, इट इमिटेड ऑल्सो। रिफ्लेक्ट नहीं करता, इमिट करना अलग चीज है, रिफ्लेक्ट करना अलग चीज है। इमिट करता है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखा गया कि जो इंटेंसिटी जो है ना, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट, सन की बात करो, ठीक है, सन है, सन क्या करता है? बहुत सारा अपना हीट को बाहर फेंकता है, इमिट करता है, ठीक है। तो उसका इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया। व्हाट इज वेवलेंथ बच्चा लोग? वेवलेंथ पता है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes. The distance वेवलेंथ between क्या होता है? crust and crust. यस, क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो क्या देखा गया? कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये किसका वेवलेंथ है? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत सारा हीट को निकाल रहा है तो जरूरी है वो सेम वेवलेंथ का हीट निकालेगा। हीट है क्या? जैसे वो कुछ भी रेडिएट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोला, वो रेडिएट भी करता है, वो इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, राइट। अगर वो हीट इमिट कर रहा है मतलब वो अलग अलग वेवलेंथ का हीट को इमिट करेगा। हीट है क्या? जो रेडिएट करता है वो क्या होता है? वो ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो इसके ये क्या करता है? अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि सिंगल ही वेव, यूवी इज ए वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारे वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, आप पढ़ोगे एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, रेडियो, सब एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो हर एक अलग अलग वेवलेंथ का ये वेव को निकालता है, ठीक है। अब आपने क्या किया? वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या है आपका? वेवलेंथ है, और वाई एक्सिस में क्या है आपका? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मैं लिख दूं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, चलेगा आपको? लिख दो? Yes, Yes. ma'am. यस। Yes, ma'am. क्या देखा गया? जैसे इधर क्या होगा? ये जीरो वेवलेंथ होगा, जैसे बढ़ोगे फिर कुछ वेवलेंथ आएगा 1 × 10⁻⁶ है, फिर जैसे बढ़ोगे 2 × 10⁻�6, ऐसा करके कुछ ऐसा आएगा। तो एक वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है क्या? देखो, सिर्फ एक वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम आ रही है, पीक आ रही है क्या? देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर उसके बाद आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, जैसे ये 3 हो गया, ये 4 × 10⁻⁶ है, इस तरफ 5 है, 6 है। तो आपका जो वेवलेंथ आ रहा है वो मैक्सिमम वेवलेंथ भी नहीं है। वो मैक्सिमम है क्या? बीच बीच का कुछ आ रहा है कि नहीं? देखो, बीच Yes, ma'am. एग्जैक्टली बीच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वो मैक्सिमम वेवलेंथ है नहीं है, ठीक है। पर इसको दिखाते हैं हम लोग क्या है? इसको मैक्स वेवलेंथ दिखाते हैं, लैम्डा मैक्स लिखते हैं हम। लैम्डा मैक्स क्यों लिखते हैं बताती हूँ मैं आपको। ये ऐसा वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्स क्या है? इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है क्या? देखो, इंटेंसिटी का मतलब एक और चीज होता है बच्चा लोग, कि नंबर ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? नंबर ऑफ रेडिएशन, कितना ज्यादा रेडिएशन। सबसे ज्यादा रेडिएशन किसकी निकल रही है? लैम्डा मैक्स वेवलेंथ की निकल रही है क्या? सबसे ज्यादा रेडिएशन, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है? लैम्डा मैक्स की है।
तो Yes, लैम्डा ma'am. मैक्स क्या है? ये वैसा वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स, इट इज द वेवलेंथ, आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज द वेवलेंथ फॉर विच intensity is maximum. Can I say this? Intensity और number of radiation maximum है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्या बच्चा लोग? देखो, Yes, ma'am. yes. तो ये होता है ब्लैक बॉडी, ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो एक ग्राफ, चलो ठीक है, आगे No, ma'am. और आगे करते हैं इसको, और आगे करते हैं इसको, ओके, और आगे करते हैं इसको। क्या देखा गया कि इसको अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया, ठीक है? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर में पे प्लॉट किया गया, ठीक है? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। तो पहला एक ऐसा आया, दूसरा कुछ ऐसा आया, तीसरा कुछ ऐसा आया। दिख रहा है आपको? No, ma'am. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या 3 अलग अलग टेम्परेचर पे उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? पहला आपका ऐसे आया, दूसरा ऐसे आया, तीसरा ऐसे आया। आई थिंक अभी विजिबल है। आप मान लो Yes, पहले का ma'am, अब सही टेम्परेचर है T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है, ठीक है? अब T2 है और तीसरे का टेम्परेचर T3 है। अब मैं पूछ रही हूँ कि बताओ इसका क्या करेक्ट होगा? T1 बड़ा है T2 से, बड़ा है T3 से। ऑप्शन बी, T3 बड़ा है T2 से, T3 और T2 बड़ा है T1 से। कौन करेक्ट होगा बताओ? B. बी। क्यों? वाई बी? मैम T3 सबसे बड़ा है ना? क्यों? वही पे पूछ रही हूँ, मैंने पूछा है कि कौन बड़ा है, T3 बड़ा है या T1 बड़ा है? मैम ग्राफ में दिख रहा है। नहीं, ग्राफ में नहीं दिख रहा। ग्राफ में ये दिख रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा है इस वाले ग्राफ। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है आजाद। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है, बट क्यों करेक्ट है आप देखो। इंटेंसिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेडिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा रेडिएशन फेंकेगा ना, ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा कि नहीं? कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है, वो ज्यादा रेडिएशन थ्रो करेगा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? थर्ड वाले ग्राफ का ज्यादा है, मतलब T3 बड़ा होगा T2 से, बड़ा होगा T1 से। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अब एक और चीज देखो, मैं बोल रही हूँ कि पहले वाले ग्राफ के लिए ये लैम्डा 1 मैक्स हुआ क्या Yes, ma'am. Yes, ma'am. पे, और दूसरे वाले ग्राफ, इसे दूसरे वाला ग्राफ ही इतना मैंने ब्रॉड कर दिया है ना, उसको बना दो, ऐसा आ रहा है कुछ। दूसरे वाले ग्राफ के लिए ये आएगा लैम्डा 2 मैक्स, और तीसरे वाले ग्राफ के लिए कुछ ऐसा आ रहा है लैम्डा 3 मैक्स। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? जैसे जैसे आप टेम्परेचर T1 से बढ़ाया T2, T2 से बढ़ाया T3, लैम्डा 1 से घट गया लैम्डा 2, लैम्डा 2 से घट गया लैम्डा 3, क्या वेवलेंथ घट रहा है कि नहीं? yes मैम घट रहा है। यस। Yes, ma'am. घट रहा है। मतलब टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, क्या ये मैं बोल सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, Can I say- ma'am. यस, टेम्परेचर होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये करेक्ट है। आगे बताने वाली हूँ, वही हम पढ़ रहे हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम दो चीज डिराइव करेंगे इस ग्राफ से। पहला डिराइव करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दूसरा डिराइव करेंगे स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है? ये दो चीज हम डिराइव करने वाले। एक तो आपको मिल गया कि टेम्परेचर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के इनवर्सली। जैसे आप टेम्परेचर T1 से T2, T2 से T3 किया, टेम्परेचर बढ़ा, आप देख लो वेवलेंथ आपका घटता जा रहा है ना? तो इसलिए टेम्परेचर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या देखोगे? एरिया देखोगे। एरिया कह सकती हूँ मैं, एरिया अंडर द ग्राफ, जो एरिया, इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, पहले वाले ग्राफ का एरिया, दूसरे वाले ग्राफ का एरिया, तीसरे वाले ग्राफ का एरिया, सबका एरिया क्या अलग अलग है? बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ग्राफ 2 वो बड़ा होगा 1 से, एरिया ऑफ ग्राफ 3 बड़ा होगा 2 और 1 दोनों से, कि नहीं? yes Yes मैम। और no? तो ये एरिया क्या बताता है? ये एरिया क्या बताता है? ये एरिया आपको बताता है कितना ज्यादा रेडिएशन उस पे हो रहा होगा। दूसरा क्या बताता है? एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है? इंटेंसिटी आपको बताता है। क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ
आप इंटेंसिटी बोलो, एनर्जी बोलो, आप क्या बोलो, इंटेंसिटी या फिर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द नंबर, अब सिंपली इंटेंसिटी बोलो या फिर नंबर ऑफ फोटोन बोलो, क्या बोलो, कितना ज्यादा फोटोन उस पर फॉल कर रहा है, क्या बताता है, सिंपल एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ रेडिएशन आपको बताता है। ये बात क्लियर हो रही है? एरिया क्या बताता है, देखो किसका एरिया ज्यादा होगा, 1 का एरिया ज्यादा होगा, 2 का ज्यादा होगा या 3 का ज्यादा होगा, 3 का ज्यादा ठीक होगा ना, है 3 का बहुत ज्यादा होगा, देखो ठीक है 3 का ज्यादा होगा, राइट। चलिए तो अब आते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे, ठीक है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या हो रहा है, पहला जो हमने रिजल्ट निकाला था, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देखा आपने, निकाला था ना हमने ये, यस मैम यस, ठीक है। यस मैम अब देख रहा मैं, तो यहां से क्या किया गया, टेम्परेचर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल्स करके कुछ कांस्टेंट आएगा, यस क्या चाहिए आपको, है ना, ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, बी को क्या बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली कैलकुलेट करा गया है, हमारे जो पहले लोग थे फिजिक्स वाले बड़े बड़े लोग, उन्होंने कैलकुलेट करा है इस बी का वैल्यू, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मैं ग्राफ को बताने वाली हूँ, डोंट वरी, एक प्रॉब्लम भी कराऊंगी, ज्यादा क्लियर होगा। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई किया, तो उनको बी कांस्टेंट दिखा के बी हमेशा फिक्स वैल्यू आता है, और बी का वैल्यू कितना आता है, 2.898 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट बता दो फटाफट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, वेवलेंथ का यूनिट मीटर। मीटर। तो इसको अप्रोक्स मैम ये बी क्या है? डी इनको बोलो, नैनोमीटर होता है ना, वेन्स एनएम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या होता है, वेवलेंथ का मैम शायद एनएम होता है ना। नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर ऑब्वियसली होता है, पर वेवलेंथ है क्या, यूनिट ऑफ लेंथ ओनली ना, वेवलेंथ है क्या, लेंथ का ही यूनिट होता है, तो उसको मीटर में बोलेंगे, स्टैंडर्ड मीटर होता है, क्योंकि उसकी यस वैल्यू, मैम ठीक है, ये एक लॉ है जो आपको टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन बता रहा है, कब, अच्छा याद रखना, ये वेवलेंथ मैक्स है, कौन सा वेवलेंथ है ये, जिसपे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है, आजाद प्लीज म्यूट कीजिए, जिसपे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है, वो वाला वेवलेंथ है ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, T इंटू वेवलेंथ मैक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसको आप अप्रोक्स 2.898 को अप्रोक्स करके कभी कभी 10⁻³ केल्विन और मीटर भी लिख सकते हैं, ये किलोमीटर नहीं है यार, इसको किलोमीटर में समझना, मैं एक काम करती हूँ, पहले मीटर लिख देती हूँ फिर केल्विन लिख देती हूँ, ठीक है, चलेगा आपको अब, ठीक है। यस मैम। अब देखो मैं पूछ रही हूँ अलग अलग, जैसे कि अभी 3 ग्राफ दिया था ना मैंने आपको, उस डायग्राम में 3 ग्राफ दिया था, है कि नहीं, मैं लिखू देखना, T1 इंटू λ1 मैक्स इक्वल्स टू बी होगा, मैं लिख रही हूँ यस T2 मैम। λ2 मैक्स इक्वल्स टू बी होगा, T3 इंटू λ3 मैक्स, ये भी, इसकी भी वैल्यू बी के इक्वल होगी, है ना। टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है बी के, ठीक है ठीक है, चलो। यस मैम। तो हम यहाँ से, मैं बता रही हूँ अनुभूति, मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि T1 इंटू लैम्डा मैक्स 1 इक्वल्स टू T2 इंटू लैम्डा मैक्स 2। आपको ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसको आप इक्वेट करोगे तो फटाक से सॉल्व होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे फिर अनुभूति का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। मैम ये लास्ट स्टेप एक बार दोबारा समझा अभी दो। अभी अभी आ रही, इस स्टेप पे भी आ रही है, इससे एक प्रॉब्लम है तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, पहले ये क्वेश्चन करो फिर हम लास्ट स्टेप पे भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपको मैम लास्ट प्लस स्लाइड दिखा देना एक बार। बता रहे हैं, आजाद आएंगे, वापस आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले ये क्वेश्चन करो कि आपको ये ग्राफ दिया गया है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इमीडिएट रेडिएंट एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिया है तो कौन सा करेक्ट होगा, T3 T2 T1, ऑप्शन ए बी सी, कौन सा करेक्ट होगा, किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, T1 T2 T3, कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा बताओ,
T3 T3 बड़ा होगा क्योंकि इसका जो भी होगा इंटेंसिटी एरिया ज्यादा है ना। ज्यादा होगा। अनुभूति, वाई सी बच्चा? यस कनिष्का, वेरी गुड। क्यों सी क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि मैम क्योंकि सन की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ये सन की वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती है, सन का टेम्परेचर ज्यादा होता है। यस सन मैम। का टेम्परेचर ज्यादा होता है। यू आर करेक्ट हियर, बट आपने वेवलेंथ बोल दिया। सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3 है, तो T3 सन के लिए ही होगा ना। एक ही ऑप्शन आपको T3 इज इक्वल टू सन, तो ऑप्शन सी होगा कि नहीं, है ना? ओके वेल एवरीवन, चलिए अब मुझे बताइए किसमें क्या डाउट था। बोलो अनुभूति, आपको इसमें क्या डाउट है? अनुभूति, आपको इसमें क्या डाउट था बच्चा? ग्राफ में डाउट है? मैंने ग्राफ प्लॉट किया था इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। तो कुछ ऑब्जर्व किया गया, हर एक वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी मिल रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, ठीक है? ये मैंने टेम्परेचर T1 ले लिया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, T2 कर दिया है, इंटेंसिटी मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, बताओ क्लास? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर इसको सिंपली आप बोल दोगे नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ रेडिएशन, कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है उसको भी आप इंटेंसिटी ही बोल सकते हो। तो सिर्फ एक वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, उस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा मैक्स। इस वेवलेंथ पे आपको इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है? उसी तरह हमने क्या करा, अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया इसको T2 T3, ठीक है? तो देखा कि हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ये पीक जो है वो थोड़ा सा ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लैम्डा मैक्स घटता गया, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स आया। उससे फिर हमने आगे सॉल्व किया कि यहाँ से टेम्परेचर इंटू लैम्डा मैक्स किसके बराबर है? बी के बराबर, ठीक है? यहाँ तक है ना? उसके बाद हमने लिख दिया T1 लैम्डा मैक्स इक्वल टू T2 लैम्डा मैक्स, क्योंकि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स का प्रोडक्ट बी के ही इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे से, ठीक है? यस, उसका आंसर सी ही है बच्चा। मैम बट इक्वल क्यों होंगे? बताया तो अभी जस्ट पीछे, T1 लैम्डा मैक्स बी के इक्वल है, T2 लैम्डा मैक्स भी बी के इक्वल है, मतलब सब बी के इक्वल है, तो आपस में भी एक दूसरे से बराबर होंगे, ओके मैम। है ना? चलो अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं स्टेफेंस लॉ। अभी मैंने आपको क्या बताया था उस ग्राफ में कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखा होगा आपने ग्राफ, ऐसा ग्राफ था क्या? कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था कुछ, मतलब ऐसे नहीं बन रहा था, थोड़ा अच्छा बन रहा था, है ना? जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा था, क्या ऐसा हो रहा था? यस मैम। यस। तो आप क्या बोलोगे, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? यस मैम। इंटेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिख सकती हूँ मैं, बताओ आई को, है ना? ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल आता है। यही स्टेफन बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को बताया है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी इंटेंसिटी टेम्परेचर की 4 पावर से इंक्रीज होती है। कितने से इंक्रीज करती है? 4 पावर से इंक्रीज करती है, ठीक है? अब इसको मैं देखना, मैं लिख रही हूँ, आगे देखना आप। मैं एनर्जी अपॉन टाइम को ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू T2 पावर 4, ऐसा लिख मैम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 क्यों लिखा आपने? बताया तो। स्टेफन और बोल्ट्जमैन वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव करा कि जो इंटेंसिटी होता है वो टेम्परेचर की 4 पावर प्रोपोर्शनल होते हैं। कितने प्रोपोर्शनल होते हैं? 4 पावर प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर मैंने एरिया को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनर्जी अपॉन टाइम कितना आया? एरिया इंटू T2 पावर 4। मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं लिख सकती हूँ एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसको बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बताऊंगी मैं उसके बारे में भी। आप इतने कांस्टेंट देके बिल्कुल मत घबराना, इसके वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी, ठीक है? देखो ये आया क्या आपको?
ये आया आया। अच्छा, E अपॉन टी लिखने में अच्छा लग रहा है क्या, बताओ? इसको भी एक नंबर कर सकते हैं क्या? एक कुछ पावर लिख सकती हूँ क्या मैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को? यस। सो ये क्या आएगा, सिग्मा एरिया टी की पावर 4। सो पावर रेडिएटेड इज व्हाट, सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्टेफेंस बोल्ट मैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ ये चीज? थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग 100%, थोड़ा क्लियर हुआ? यस यस। अब क्या होता है, सिग्मा मैम अगर कोई एक कांस्टेंट बताया तो उसका वैल्यू तो बता दो और यूनिट तो बता दो। मैं सिग्मा को लिख सकती हूँ पावर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टी की पावर 4, है ना। पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का यूनिट होता है पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ नहीं लिखते यहाँ पे स्पेस नहीं है ना। क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा का यूनिट बताओ आप लोग, वॉट, एरिया का यूनिट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन की पावर -4, राइट? कैन आई राइट दिस यूनिट ऑफ दिस सिग्मा विल बी दिस मच, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स है और आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी। तो सिग्मा का वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट, मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4। ओके ओके बच्चा लोग? यस मैम। तो दिस इज योर स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या बताता है, जो पावर आपका रेडिएट हो रहा है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों चीज के प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम क्लियर। चलो, तो ये था। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको दिया है पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी P है, कितना है पावर, P है। ओके, आप पावर का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एरिया इंटू टी की पावर T1 की पावर 4। एक पावर है, दूसरा पावर है NP, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा एरिया T2 की पावर 4 आएगा बच्चा लोग? यस ठीक है, मैम। तो बोल रहा है पावर रेडिएट हो रहा है, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ, उसमें मैक्सिमम एनर्जी लैम्डा नॉट वेवलेंथ पे आ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर T1 होगा। उसके बाद बोले टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी चेंज नाउ टू 3/4 लैम्डा नॉट, तो उस वक्त टेम्परेचर T2 हो जाएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से T1/T2 का रेशियो मिल जाएगा क्या, देखो जरा, T1/T2 कितना आएगा बताओ यहाँ से, 3/4 लैम्डा नॉट बाय लैम्डा नॉट, 4/3। 3/4 ओनली ना, क्यों करना है आपको 4/3, 3/4 ओनली, डायरेक्ट 3/4। आपने ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से टेम्परेचर का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, आप यहाँ पे डाल दो इसको, देखो सिग्मा सिग्मा एरिया एरिया कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, P/NP, इवन PP कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू T1/T2 की पावर 4। T1/T2 क्या है, 3/4 की पावर 4। तो 1/N इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/N इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 की पावर 4 कितना आएगा बताओ, 81, और 4 की पावर 4 256। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 3 की पावर 4 करोगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 81। नहीं है मीना, डी ऑप्शन करेक्ट। मैम बट हमें तो n का निकालना है, तो इसलिए n की वैल्यू तो 4/3 आएगी ना। n कहाँ 4/3 आएगी, आपने T1/T2 3/4 निकाली, आपको यहाँ पे डालना है T1/T2, आप वो डालोगे, स्क्वायर करोगे, तो आपको 1/N इतना आया है, तो n कितना आएगा 256/81। यहीं पे बच्चे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो जाता है बच्चा, ये 1/N आया है आपको 81/256, तो करेक्ट आंसर विल बी C, है ना? ठीक है, ओके बच्चा लोग। अनुभूति मैं Yes, आपको 9-10:30 के बाद बता दूंगी, क्योंकि बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन
लॉ ऑफ कूलिंग पे ये कर लेंगे, फिर आपको जो डाउट होगा एक एक करके बताना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि आप लोग अभी ठंडा का दिन है, टी कॉफी गर्म पानी कुछ तो मिल्क कुछ तो पीते होगे राइट, गरम गरम सब कुछ पसंद आता है राइट एवरीवन, है ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। आप गरम चाय तो Yes, नहीं पी ma'am. पाते होंगे, सडनली गरम चाय तो नहीं पी पाते होंगे राइट एवरीवन। तो क्या करते हो, कुछ देर उसको वेट करते हो ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम पी, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए तो वेट करते हो कि नहीं? तो Yes, आपको ma'am. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे ठंडा होता है उसको एक्सप्लेन करता है, कैसे ठंडा होता है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि देखो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, जैसे अभी ठंडी का दिन है तो व्हाट इज सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, गर्मी का दिन में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है राइट, 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा होता है, 30 ज्यादा हो गया 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है और आपके अ ग्लास ऑफ मिल्क का टेम्परेचर लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये कैसे डिक्रीज करेगा, 80 से आएगा 79 फिर 78 76 77 75 ऐसे धीरे धीरे घटते घटते 10 तक पहुंचेगा कि नहीं, 10 तक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से कूल होगा कि नहीं, है ना? Yes, ma'am. तो आप ये ग्राफ देखो कि उसमें क्या बता रहा है, डेल्टा टी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मतलब अगर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा है तब वो बहुत जल्दी ठंडा होगा, क्या होगा, ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होता है, ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, कितना आ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। इसमें इसको लग रहा है टाइम, कुछ टाइम लग रहा है, मान लो T1 टाइम लग रहा है, फिर 70 डिग्री सेल्सियस से ये 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसमें टाइम T2 लग रहा है, क्या T1 T2 बराबर होगा क्या, नो क्या मैम। T1 T2 बराबर होगा क्या? नो मैम। तो क्या होगा, नो क्या मैम। होगा, कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा? T1। T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा, अगेन आई एम आस्किंग। Ma'am, equal. T1 Ma'am, इक्वल होगा, T2. इक्वल होगा, इक्वल होगा। इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल नहीं बड़ा T2 होगा, बड़ा एक होगा, T2 बड़ा होगा। T2 बड़ा देखिए होगा। आपको मैंने क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट बहुत गर्म रहता है तो बहुत जल्दी फास्ट होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसका सराउंडिंग से ज्यादा है, ये जल्दी ठंडा होगा, ये टाइम कम लगेगा, ये टाइम ज्यादा लगेगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे स्लोप देखो कितना फास्ट गिर रहा है, धीरे 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 इसका टेम्परेचर ऑफ कूलिंग स्लो हो रहा है कि नहीं। तो जब ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तब उसको टाइम कम लगेगा, यहाँ 1 सेकेंड में भी कूल हो सकता है, यहाँ पे 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड भी लग सकता है। अभी मैं प्रॉब्लम करके आपको लिटरली दिखाने वाली हूँ कैसे आता है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चा लोग, ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। यस, TS क्या है? वेयर इज टीएस, वेयर इज टीएस? मैम ए है इसका आंसर। आते हैं। अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री, 80 डिग्री से 70 डिग्री में उसको आने में 5 मिनट लग रहा है, तो उसका टेम्परेचर 70 से 60 आने में कितना लगेगा, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट के ही बराबर। यस, ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा वो सी होगा करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मोर देन 5 मिनट्स बच्चा लोग, मैम ये एक नहीं बार और होगा। समझा दीजिए। जैसे जैसे जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतनी जल्दी, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा भी होता है ना। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने बताया कितना 10 डिग्री सेल्सियस, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर से ये 80 डिग्री सेल्सियस बड़ा है क्या, नहीं, 80 और 75 बड़ा है एज कम्पेयर टू, जैसे जैसे वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के नजदीक पहुंचेगा ना उतना धीरे 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 वो हीट रेडिएट करेगा, उतना धीरे धीरे अपने हीट को इमिट करेगा, मतलब वो ठंडा होने में अब टाइम लगाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको? अगर ज्यादा गर्म है तो वो जल्दी ठंडा होगा, पर जैसे वो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर घटता जाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही टेम्परेचर कम करने में,
ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको, तब शायद ज्यादा क्लियर हो। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, इसी में पूछ लेती हूँ एक और क्वेश्चन कि मान लो आप 80 डिग्री से 70 डिग्री जा रहे हो, ठीक है, इसमें आप टाइम लगा रहे हो T1, फिर 70 डिग्री से आप जा रहे हो 60 डिग्री सेल्सियस में, इसमें आप टाइम लगा रहे हो T2, फिर 60 डिग्री सेल्सियस से आप जा रहे हो कितना 50 डिग्री सेल्सियस में, इसमें आप टाइम लगा रहे हो T3। ऑप्शन 1 है T1 बड़ा है T2 से, बड़ा है T3 से। ऑप्शन 2 है T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से। क्या करेक्ट होगा बताओ? ए मैम ए। 1। आजाद 1 कैसे होगा, एक्सप्लेन करेंगे बच्चा? मैम T3। आजाद मैम टेम्परेचर इसका ज्यादा है ना। हाँ, तो कम टाइम लगाएगा या मैम टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना। वेरी गुड, जैसे टेम्परेचर ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब T3 ज्यादा होना चाहिए। आप बोल सही रहे हो, पर आप आंसर क्यों गलत दे रहे हो? आपने क्या बोला? टेम्परेचर बड़ा है इसका, ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसको कम टाइम लगेगा। इसको 1 सेकेंड लगा फॉल होने में, मान लो इसको 2 सेकेंड लगा फॉल होने में, इसको कितना लगा? 10 सेकेंड। तो कौन बड़ा होगा? 3। T3 greater than T2 greater than T1. Can I say this? यस मैम। Yes, the correct answer is second only, right? Understood everyone? Now understood? यस मैम। ओके, आगे Yes. बढ़ते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं इस पे, थोड़ा और करते हैं इस पे, थोड़ा क्या करते हैं, चलो। तो इस पे आता है कि रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। बैटरी लो है, अच्छा, जो रेट ऑफ हीट जो कूल हो रहा है ना, कूल क्या होगा? हीट निकलेगा, क्यू निकलेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, पढ़ा था ना? मैं dq को जगह पे लिख सकती हूँ ms dt। देख रहा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ms dt अपॉन टाइम, dt छोटा dt बड़ा dt, ऊपर का dt टेम्परेचर चेंज है, नीचे का dt टाइम। चलेगा सबको? कर यहाँ दीजिए एक बार। यस मैम। मैंने Q की जगह पे ms डेल्टा T लिखा, चलेगा? ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा हमने स्टेट ऑफ, जब हमने पढ़ा था यस मैम, हीट कैपेसिटी वाले में। हीट कैपेसिटी वाले में, राइट? ये प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर के। ठीक है, तो अब देखो मैं लिख सकती हूँ क्या? माइनस ms dt अपॉन dt की जगह इसको इक्वेट करके एक कांस्टेंट ले आते हैं k डैश ले आते हैं, चलो k डैश ले आते हैं। ये T नॉट माइनस Ts के, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? माइनस dt अपॉन dt, क्योंकि मुझे टेम्परेचर का चेंज में मतलब है, इसको मैं लिख सकती हूँ k डैश बाय m इंटू m डिवाइडेड बाय s, T नॉट माइनस Ts। मैंने कुछ भी नहीं किया, ms को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको k लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? k। T नॉट माइनस Ts आपको दिया रहेगा k का वैल्यू, आप बिल्कुल मत घबराना, अभी प्रॉब्लम करके बताऊंगी, बहुत आसान प्रॉब्लम। माइनस dt बाई टी dt, इतना आएगा क्या? देखो ये आएगा क्या? ऐसे मैम कैसे? एमएस कहा गया? क्या ms को k डैश अपॉन ms को मैंने एक और क्या कांस्टेंट k मान लिया, चलेगा? यस मैम। k डैश अपॉन ms को मैंने नया कांस्टेंट k मान लिया। मैं दिखा रही हूँ आपको प्रॉब्लम करके। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, dt है कि नहीं? है ना? मान लो टेम्परेचर बोल रही हूँ 80 डिग्री से 70 डिग्री घट रहा है, तो फाइनल कितना होगा? 70 माइनस 80, ये नेगेटिव होगा क्या? देखो -10 होगा क्या? यस मैम। यस। यस और मैम। बाहर आपने एक ऑलरेडी माइनस लगा रखा, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। यस मैम। यस, तो आप क्या करो, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करो, आगे बताती हूँ, पहले प्रॉब्लम पे लेके जाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था? माइनस dt डिवाइडेड बाय छोटा dt
ठीक है, इक्वल्स टू के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, यही आया था क्या? यस मैम। dt क्या है? dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज dt? चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज छोटा dt? छोटा dt चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम लगा रहा है। और T नॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, TS सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम में पढ़ती हूँ मैं, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है जो ठंडा हो रहा है 80 डिग्री से 50 डिग्री 5 मिनट में। ठीक है, आपको बताना है कि अगर वो 60 से 30 में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ। क्या बता? सराउंडिंग से क्या जो हो? सेकंड लाइन में है, आपको सराउंडिंग का सभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, किसी को डाउट? नो मैम। चलो, अब मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, पहला इक्वेशन लिख रही हूँ। ठीक है, dt, dt मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? अरे यार, टाइम लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल्स टू के टी नॉट माइनस टी एस, ऐसा लिख सकती हूँ क्या? वापस से लिखते हैं। dt को मैं क्या लिखूं? चेंज इन टेम्परेचर कितना है बताओ? देखो मैं जो लिख रही हूँ ये समझ में आ रहा है सबको? बताओ, ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ था कि नहीं? 50 माइनस 80 हुआ था मैम। डिवाइडेड बाय टाइम 5 मिनट लग रहा है, को लिख दिया मैंने, चलेगा? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नहीं, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल कर रहा है 80 से 50। देखो ये माइनस माइनस करने से कंफ्यूजन आ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, माइनस को हटा दो, डायरेक्टली आप लिखो 80 माइनस 50, आपको आंसर करेक्ट आएगा। बता रही हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम है 5 मिनट, इक्वल्स टू कांस्टेंट मुझे नहीं पता क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लू मैम? ऑब्जेक्ट तो 80 पे भी है और 50 पे भी है ना? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लें? एवरेज। क्या करते हैं? एवरेज। 80 और 50 का एवरेज कितना आएगा बच्चा लोग बताओ? कर दो। क्या हो मैम गया? 65 है नो ना? मेरी मैम कर दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही किया बच्चा। एक ऑब्जेक्ट कूल कर रहा है 80 से 50 5 मिनट में, तो आपको बताना 30 से 60, अगर 60 से 30 मिनट में अगर वो ठंडा हो रहा है तो कितना टाइम लगाएगा? फॉर्मूला है माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के टी नॉट माइनस टी एस। तो कहां से कहां टेम्परेचर घट रहा है? 80 से 50, 80 से 50 कितने टाइम में? 5 मिनट। ठीक है, अब आप इसको किससे इक्वेट करोगे? के लिख दिया। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है? ऑब्जेक्ट तो 80 पे भी है और 50 पे भी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना होगा? dt upon dt। क्या? मैम ये dt कैसा है? d upon कैपिटल T अच्छा, टी upon क्या d है? small t। पहले ये बताओ टी क्या है? टेम्परेचर तो होता है ये, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 80 50 तो लिख सकते हैं मैं dt के चेंज इन टेम्परेचर। Yes, ma'am। टाइम कितना लगा? 5 मिनट, है ना? है ना? ठीक है, Yes, अब ma'am। बताओ, एवरेज टेम्परेचर 65 लिखा, सराउंडिंग डी से लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा? 30 आएगा, 80 में 50 जाएगा, 30 बटा 5। मैम 6 आएगा इसका आंसर। ओके, डायरेक्टली मैं 6 लिख दे रही हूँ, चलेगा, वेरी गुड। अब मैं इसको k इंटू 65 में 20 चला जाएगा तो 45 आएगा क्या? यस मैम। तो मैं लिख सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 45k, और आई थिंक अभी भी कैंसिल कर सकते हैं 3 से ना, ये 2 टाइम्स ये 15 टाइम्स k, ये आ जाएगा देखो, इतना यस आएगा क्या? मैम। चलो, ये आपने पहले वाले के लिए लिखा है, दूसरे वाले के लिए लिखती हूँ मैं। ठीक है, दूसरे वाले के लिए आप लोग हेल्प करोगे, क्या लिखूं मैं? दूसरे वाले का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ घट रहा है? 60 मैम से, इसके आगे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे ना, अभी रुको तो सही। 60 से 30 में हो रहा है कि नहीं? इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते बच्चा। 60 से 30 होगा कि नहीं? टेम्परेचर कहां से कहां गिर रहा है? 60 से 30 डिग्री। कितने टाइम में हमें नहीं पता है, मैं टाइम निकाल रही हूँ, टी, टाइम टी लिख दे रही हूँ। कांस्टेंट के है,
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैं कितना लू, ऑलरेडी विवेक ने आंसर कर दिया है। 60 और 30 का एवरेज कितना आएगा बच्चा? 60 और 30 का एवरेज ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना आएगा? 45 डिग्री। 60 प्लस 30 90/2 45 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ कितना आया? 30/T इक्वल्स टू 25 के। 45 में 20 आएगा, 25 आएगा क्या? देखो आएगा ना? मैम 6 = 5 क्या आएगा ना? यस 6 ये आएगा क्या? देखो 6/T इक्वल्स टू 5 के। किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं ना? अब हम इक्वेशन 1 को और इसको इक्वेशन 2 लो, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते तो देखो 2 इक्वल्स टू 15 मैम के। 3 = 1 आएगा 1। रुक जाओ बच्चा, पहले कर लेते हैं। 2 इज इक्वल्स टू 15 के डिवाइडेड बाय 6/T इक्वल्स टू 5 के। तो के कैंसिल हो गया, उड़ गया के। अब ये क्या हो जाएगा? देखो ये 3 हो जाएगा क्या? 5 3 जा 15, तो ये क्या बच गया? देखो T ऊपर जाएगा, 2T/6 इज इक्वल्स टू 3। ये भी 3 हो जाएगा, तो T इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है क्या? देखो 9 मिनट। मैं वापस से रिपीट कर दूंगी बच्चा, डोंट वरी अबाउट इट। T इज इक्वल्स टू 9 मिनट आ रहा है क्या? देखो आप लोग, यस मैम। मैं रिपीट करूं क्या इसको? मैं रिपीट करूं इसको? यस मैम। या रिपीट करूं या ऐसा ही एक और प्रॉब्लम बना दूं? ऐसा ही एक और ऐसे दिखा दो। ओके चलो ये प्रॉब्लम करते हैं, फिर एक और प्रॉब्लम ऐसा ही करते हैं। या इज इट दिख रहा है आपको? पहले इक्वेशन के लिए लिखूंगी मैं। देखो आपका फॉर्मूला क्या था? -dt/dt इक्वल्स टू के ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ऐसा लिखते थे हम लोग। बताओ पहले वाले में चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 94 माइनस 86। कितने टाइम में? 2 मिनट में। ठीक है ओके। के एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा? 94 और 86 का एवरेज कितना आएगा? 90। कितना आएगा बताओ? 90 आएगा क्या? एवरेज बच्चा, एवरेज निकालने के लिए 94 प्लस 86/2 करोगे तो 90 ही तो आएगा। आएगा 90? यस। तो Yes, आप लिखोगे 90 माइनस आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री, सो 20। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो बताओ? ये 94 में 86 जाएगा, 8/2 लिख सकते हो, इक्वल्स टू के इंटू 50, सॉरी 70 है ना। अगर 90 में 20 जाएगा तो 70 आएगा क्या? आएगा 70 में। चलो यस मैम। यस, इसको आप 4 लिख सकते हो, तो 4 इक्वल्स टू 70 के। एक इक्वेशन आया, मैं सोच ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अभी टेंशन नहीं लेती। एक इक्वेशन इतना आया, कोई डाउट? नो मैम। अब हम दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69। मतलब अगर 71 से 69 डिग्री सेल्सियस इसको जाना है तो कितना टाइम लगेगा? हाँ कर लेंगे प्रीति, 2/35 भी कर लेते हैं। अभी मैंने उसको उतना ही छोड़ दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, पर मैंने अभी नहीं करा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? या फिर कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्रीति बोल रही है मैम इसको और काट लो, 2 इक्वल टू 35 के कर दो। ठीक है, मैंने कर दिया, चलेगा आपको? ओके चलिए अभी ये बताओ, इनका यहाँ पे के है 71 और 69 का एवरेज 70 आएगा क्या बच्चा लोग? यस रुपया, ma'am. वेरी गुड। 670 आएगा माइनस व्हाट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया ही तो है। अब बताओ ये 2/T आ रहा है क्या? देखो आना ना 2/T, 71 में 69 2/T, K इंटू 50। कोई डाउट किसी को? यस मैम। मैम सेकंड वाले में डाउट है, 71 माइनस 16 कितना आएगा? 2 आएगा ना? क्या डाउट है बताइए, आप पूछिए। मैम फर्स्ट तो आगे समझ में, सेकंड वाला
हाँ सेकेंड वाला देखो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है, 71 से 69 डिक्रीज कर रहा है, कितना टाइम में नहीं पता, इसलिए मैंने टी लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे के को के लिख देंगे, 79 और 71 और 69 का एवरेज 70 आएगा, वो लिख दिया, और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 से माइनस कर दिया, तो 70 में 20 जाएगा तो 50, 2/T इक्वल्स टू के इंटू 50। डाउट मैम बोलिए अनुभूति। मैम 70 मैम के के साथ 70 माइनस 20 कैसे आया? हाँ के मैं ये बोल रही हूँ बता, 70 क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का। अभी एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालोगे, 71 प्लस 69/2 कितना आएगा देखो, 140/2 विच इज 70 डिग्री, 70 ओनली, इसलिए मैंने 70 लिखा। और मैम 20 कैसे आया? वो दिया है ना रूम टेम्परेचर 20, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके मैम। ठीक है। अभी किसी का डाउट है, इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 डाउट है? नो चलो नो फिर मैम। जल्दी जल्दी करते हैं। मैम फर्स्ट वाले के साथ भी यही होगा ना? हाँ उनका एवरेज निकालेंगे पहले, 94 माइनस 86 का एवरेज 90 ही है, निकालेंगे। 90 ही आया है वो, ठीक है। अब देखो कर दी मैं इक्वेशन 2, 2 इज इक्वल टू 35K डिवाइडेड बाय, मीन नहीं हो रहे, मीन नहीं, क्या लिखा आपने, 2/T इक्वल्स टू 50K, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, 2 कैंसिल, T ऊपर चला जाएगा, K कैंसिल, है ना। तो ये कितना आ गया बताओ, कुछ गड़बड़ किया क्या? 7/10। ये आपका आएगा 7/10 मिनट, राइट? यस मैम। यस, तो कम आ रहा है यार, ये तो ज्यादा, 0.7 आएगा मैम। कुछ तो गड़बड़ हो गया। रुको 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 रुको, क्या गड़बड़ किया हमने, ये 4 आया है, मैम 35 और 50 को आपने नहीं वो किया, क्या नहीं किया मैंने, काटा नहीं है। एक कार्ड भी लेंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 10 आएगा ना, तो कम आ रहा है ना टाइम, 10 टाइम, तो इट इज कमिंग वेरी लेस एक्चुअली, 2 से ज्यादा आना चाहिए, कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, 70 माइनस 2T, K 70 माइनस 20 विल बिकम 50, T ऊपर जाएगा यहाँ पे, मैम 1 में टी आएगा ना, क्या बचा, ये जो टी है 1 में टी आएगा ना। हाँ तो 1/T है, इसीलिए तो ऊपर चला गया ना T। अब कुछ भी करोगे, कुछ कहीं कहीं और दूसरा मिस्टेक हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं, यहाँ का मिस्टेक है। मैंने सॉल्व किया था यार, इसका आंसर आपका 5 मिनट आ रहा था, ये लास्ट क्लास में ही मैंने सॉल्व किया था। एक सेकेंड 94 में 86 जाएगा, इट विल बिकम 8 बाय, टाइम इज टेकिंग 2 मिनट्स, परफेक्ट। ओके, K माइनस 90 माइनस 20 विल बिकम 70, तो 4 इज इक्वल टू 70K, ठीक है। और इधर आएगा 2/T, ठीक है, 45K 50K। मैं चेक करती हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब बताओ आज की क्लास में किसी को डाउट है क्या? अभी मैं चेक करके बताती हूँ आपको। अभी मैम किसी फाइनल No. आंसर तो 7/10 आया ना? नहीं 7/10 आंसर नहीं हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने मैम क्या है? मैं वही चेक कर रही हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ है, बस 1 मिनट टाइम दीजिए, तुरंत अभी आंसर आ जाएगा। मेरे को क्या पता चल रहा है, 71 माइनस 69, ओके। टू मिनट में देखिए, एक्चुअली ना करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है आंसर, करेक्ट है, 7/10 करेक्ट है। क्यों देखो, क्यों करेक्ट है बताओ, कोई बता सकता है क्यों करेक्ट है? आपको पहले में कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, 94 टू 86, 8 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है,
सिर्फ 2 डिग्री 2 सेल्सियस, डिग्री। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इक्वल होता तो कंपेयर कर सकते थे ना। यहाँ पे ज्यादा का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल हो रहा है और यहाँ ओनली 2 डिग्री सेल्सियस का फॉल हो रहा है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज 7/10। ओके, ओके मैम। तो ये करेक्ट है क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे 94 से 86 जा रहा है, 71 से 69 जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बताओ आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या?